चलो शुरू करते हैं फिर। तो आज के वर्कशॉप में अपन ओपन सीवी पढ़ेंगे। सो ओपन सीवी मतलब क्या है वो देखते हैं। तो मतलब इमेज प्रोसेसिंग के लिए काम आती है, एक लाइब्रेरी है। इमेज प्रोसेसिंग में क्या होता है, अगर हमें जैसे इमेजेस और मेरी वॉइस आ रही है ना। हाँ हाँ आ रही है। इमेज प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जैसे अगर हमें इमेजेस और वीडियोस पे कुछ काम करना है, उसमें से कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालनी है और फिर उस इंफॉर्मेशन पे कुछ काम करना है, तो फिर हम क्या करते हैं, उस इमेज को मतलब इमेज या वीडियो जो भी है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके उस पे जो भी मैनिपुलेशंस करने हैं वो करके डिजायर्ड आउटपुट निकालते हैं। तो अब ये एक बहुत मतलब सुनने में तो लगता है कि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और जब अगर सिर्फ इसी का कोड लिखने बैठेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसी के लिए इंटेल ने क्या एक लाइब्रेरी बना दी है, इमेज प्रोसेसिंग लाइब्रेरी, जिसका नाम है ओपन सीवी। तो इस लाइब्रेरी में क्या बहुत सारे फंक्शंस है। तो जिससे तो अगर हम उन फंक्शंस को डायरेक्ट यूज करेंगे तो हमारा मतलब जो जहाँ हमें हजार हजार लाइन का कोड लिखना पड़ता है एक ही फंक्शन को करने के लिए, तो वो उन लोगों ने लाइक एक फंक्शन बना दिया, उसको ऐसे बहुत सारे फंक्शंस बना दिया और फिर उन सबको कंबाइन करके एक लाइब्रेरी बना दी जिसका नाम है ओपन सीवी। तो वैसे तो ओपन सीवी लाइक सी सी प्लस प्लस पाइथन सब में तुम यूज कर सकते हो, बट प्रेफरेबली अपन पाइथन में ही करेंगे क्योंकि पाइथन ईजी होती है कोड वगैरह करने में। तो कैसे करना है तुम्हें इन लोगों को ओपन सीवी को इंस्टॉल, तो सबसे पहले तो तुम लोगों ने लास्ट वर्कशॉप में नमपाई वगैरह इंस्टॉल कर लिया होगा। नमपाई और पाइथन के लिए आईडीएल भी इंस्टॉल कर लिया होगा। तो ओपन सीवी इंस्टॉल करने के लिए क्या करना, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना और उसमें टाइप कर देना पीप इंस्टॉल ओपन सीवी। एक मिनट। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना, उस पर टाइप कर देना पीप इंस्टॉल ओपन सीवी पाइथन। तुम्हारा क्या ओपन सीवी इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है, इमेजेस की बात करते हैं। इमेजेस कितनी तरीके की होती है। तो इमेजेस ऐसे तो बहुत इमेजेस, एक तो बाइनरी इमेज होती है जो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होती है, सिर्फ ब्लैक होगा या फिर व्हाइट होगा। ग्रे स्केल इमेज जो ग्रे कलर की होगी, और आरजीबी इमेज जो कलरफुल इमेज है। ठीक है। अब ओपन सीवी में जो इमेजेस होती है ना, ओपन सीवी में जो इमेजेस होती है उनको मतलब, अब मैंने बोला कि हम अपन को इमेजेस पे काम करना है, तो इमेजेस को हमें एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना कि हमारा काम हो सके। तो इमेजेस को का डेटा जो होता है ना, वो एक अरे के फॉर्म में स्टोर हो जाता है एक फंक्शन के थ्रू, और फिर उस अरे पे हम काम करते हैं, जो भी हमें आगे मैनिपुलेशन या जो भी हमें उस पे काम करना है उस अरे पे फिर वो काम होता है। तो या बाद में आती हूँ इस पे। तो जैसे अगर कोई भी एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होगी ना, बाइनरी इमेज, तो उसको मैं अगर अरे में कन्वर्ट करूंगी, तो उसका मतलब वो अरे कुछ इस तरीके का दिखेगा कि जो भी जहां जहां भी व्हाइट कलर होगा ना उस इमेज में, उसकी जगह 1 1 आ जाएगा, या फिर 255 जो भी 1 आ जाएगा, या फिर 255। और जो ब्लैक, जहां जहां ब्लैक कलर होगा ना वहां पे 0 लिखा आ जाएगा। तो अगर तुम उस जो इमेज मतलब जो डेटा इमेज को तुम रीड करोगे और उसके बाद उसको अरे में कन्वर्ट करोगे, तो वो और उस अरे को जब तुम प्रिंट करवाओगे तो वो उस टाइप का प्रिंट होगा बाइनरी इमेज में, 0 1 के कॉम्बिनेशन का। ठीक है। ग्रे स्केल इमेज, तो ग्रे स्केल इमेज में क्या होता है, ग्रे इमेज होती है, तो इसमें क्या होता है, तुम इस इमेज को भी जब अरे में कन्वर्ट करोगे और अरे को प्रिंट करवाओगे तो तुम देखोगे कुछ इस टाइप का अरे आएगा। उसमें जो सारी वैल्यूज होगी ना वो 0 to 255 के बीच में होगी। तो जो 0 वैल्यू होती है ना वो ब्लैक को रिप्रेजेंट करती है, और जो 255 वैल्यू होती है वो व्हाइट को रिप्रेजेंट करती है, और उसके बीच की जितनी भी इंटरमीडिएट वैल्यूज होती है वो कोई अलग अलग शेड। तुम यहाँ देखो कि जैसे यहाँ 6 है, तो 6 ज्यादा 0 के पास है तो ये ज्यादा ब्लैकिश शेड होगा। देखो इस इमेज में ऐसा ब्लैक शेड ज्यादा है। अब जैसे देखो यहाँ पे 228 है। ठीक है, तो ये 228 ज्यादा व्हाइट के पास है, 255 तो ज्यादा व्हाइटिश शेड होगा। तो ऐसे ही मतलब इमेज है ना अरे में कन्वर्ट होती है, और फिर वो 0 to 255 उसकी बीच वैल्यूज होती है हर पिक्सल की। इनको हम पिक्सल्स कहते हैं। मतलब पिक्सल्स क्या होता है कि जब भी आप इमेज, मतलब जैसे ये इमेज है ना कोई भी, तो उसमें एक तरीके से ग्रिड जैसा मान लो, जैसे इसमें ऐसा लग रहा है ना कि इस इमेज को मैंने ग्रिड्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये छोटे छोटे जो ब्लॉक्स है इनको एक एक पिक्सल बोलेंगे। ठीक है। अ, अभी तक इसमें किसी को कोई डाउट। अब आरजीबी में Ayushi, हाँ। could you speak in English? Like few people are having a problem in Hindi.
Okay, I'll speak. So now this is RGB image. RGB image, like in RGB, there are 3 channels. Like in any pixel, there is some value of red, some value of green, and some value of blue, and all the 3 colors are combined, and then the desired जो भी original color होता है वो आ जाता है. जैसे अब देखो तुम ये, like I am more comfortable in explaining in Hindi, so like I'll shift. So there is no problem, like you can understand both Hindi and English. Like I'll speak in Hindi and English both, okay, if there is no problem. So like in this image, this is small, like we are taking this small part, like this is, we have magnified this small pixel, and this small pixel contains so much of pixels. like RGB में देखो तो इसको जब RGB में इसको जब अपन रीड करेंगे और अरे में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें 3 चैनल्स होंगे, रेड का भी एक होगा, एक ग्रीन का होगा, एक ब्लू का होगा. सो और इन लाइक एक किसी एक पिक्सल पे कुछ रेड के कुछ इंटेंसिटी होगी, ग्रीन की कुछ इंटेंसिटी होगी, एंड ब्लू की कुछ इंटेंसिटी होगी, एंड व्हेन यू कंबाइन ऑल द 3 देन यू गेट द ओरिजिनल इमेज, जो भी ओरिजिनल इमेज में कलर होगा. ठीक है. So in binary images, the matrix will contain 0 and 1. I have told you before only that when you convert that binary image into a matrix, then all the pixels will be either 0 or 1. That black and 0 will represent black and 1 will represent white. Then in grayscale images, all the pixels value will lie between 0 to 255. So 0 will represent black and white, 255 will represent white, and all the intermediate values will be representing shades of gray. And RGB में like I have told you, there are 3 channels. 3 channels you can consider it as a 3D matrix. So हर एक like this is of red, then this is of green, and this is of blue. So ऐसे 3D matrix type है. ठीक है. So RGB में जब first plane corresponds to the red, the second corresponds to green, and the third corresponds to blue. Okay. But जब अपन OpenCV में कोई भी इमेज लोड करते हैं ना, अभी मैं तुम्हें आगे बताऊंगी कैसे OpenCV में इमेजेस लोड करते हैं, कैसे वो मैट्रिक्स में कन्वर्ट होता है. अभी आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द टर्मिनोलॉजी. तो जब अपन OpenCV में इमेजेस लोड करते हैं ना, तो वो RGB में ना लोड होकर इट लोड्स इन BGR. Okay, so the first plane here, so like here the first plane corresponds to red, but in BGR it's just opposite. The first plane corresponds to blue, the second corresponds to green, and the third corresponds to red. Okay. Now if you like print the shape of the matrix now, like in NumPy you have seen a function shape. Like if you have to print the shape of any matrix, then you can use np.shape. So in that, this A corresponds to the first dimension, that is the number of rows. Okay, so how many rows are there in the matrix? A corresponds to that value. Then B corresponds to how many number of columns are there in that matrix. Okay, and 3, because in BGR there are 3 channels, 3 planes, blue, green, and red. So the 3 number corresponds to that. Okay. So ये जो मैंने लिखा था कि that each image is seen as an array with dimension equals to number of pixel rows, number of pixel columns, and number of channels. The thing which I have told you right now, like A corresponds to how many rows are there, then B corresponds to how many columns are there, and then the third dimension corresponds to how many channels are there. So in BGR there are 3 channels, so the third value will be 3. Okay, and so now we will see the like how to load image and how to convert it into matrix. So in C, when you like I'll show you in so when you can जब भी तुम्हारा like अपना ideally खोलोगे, like मैंने I use Sublime, but you can use Sublime और Python का जो ideally होता है या फिर कोई सा भी editor. So first you have to import the modules. So first I have imported NumPy. Import NumPy as np,
my Sublime window is visible now? Yeah, Didi. Yes. Yes, yes. Yeah. Didi. So first you have to import the modules. So first I have import NumPy as NP, and then I have imported CV2. This is the module which I am telling about. Like when you have installed that pip install OpenCV Python, when you will be doing that, then CV2 module will get installed in your computer, and then you can use that. So you can use it using import CV2. Now when, like I have told you, like you have to load the image and then you have to convert it into array so that we can process further on that image. So for that, CV2 module has a function known as imdeed. So what you have to do in that function, uh, this function contains two arguments. Okay, so in bracket you have to write two things that those are known as arguments. So the first argument is the name of the image, like which image you have to load. You have to specify that name, and you have to specify the full name, like full path के साथ उसका पूरा नाम देना होगा. एंड अगर लाइक और द रिलेटिव पाथ का मतलब है लाइक अगर तुम्हारी सोर्स फाइल, जिस भी फाइल पे तुम काम कर रहे हो, और वो इमेज अगर एक ही फोल्डर में है, देन यू कैन स्पेसिफाई जस्ट द फाइल नेम. बट अगर लाइक फाइल किसी और, मतलब सोर्स फाइल किसी और डॉक्यूमेंट में फोल्डर में और तुम्हारी इमेज किसी और फोल्डर में, देन यू हैव टू स्पेसिफाई द फुल पाथ नेम. ओके. एंड द सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज फ्लैग. फ्लैग मतलब तुम इमेज को किस वे में रीड करना चाहते हो. तो फ्लैग की है ना 3 वैल्यूज होती है. एक होता है cv2.imd_color, एक होता है cv2.imd_grayscale, और एक होता है cv2.imd_unchanged. तो डिफॉल्ट होता है ये कलर वाला जिसका फ्लैग वैल्यू है 1. यू कैन राइट cv2.imd_color also, and or you can write 1 also. both are acceptable. So इसको कोड करके देख लेते हैं. देखो मैंने क्या करा, मेरी इमेज है ना इस वाली पाथ पे थी. मतलब मेरी इमेज का नाम तो है 2.jpeg, बट मैंने पूरा फुल पाथ स्पेसिफाई किया है क्योंकि मेरे लाइक जो सोर्स फाइल है और जो मेरी इमेज है एक फोल्डर में नहीं थी. सो आई हैव स्पेसिफाइड द फुल पाथ. एंड एक और चीज याद रखना, व्हेन यू कॉपी द पाथ नेम ना, इट विल बी कॉपीड लाइक दिस, लाइक बैकस्लैश होगा. So just remember that उसको you have to do /. Okay. Then like I haven't specified the flag part, so the default one is that imread color. Okay. imread color. So imread color and unchanged में difference ये है, like in imread bgr image will be loaded, and imread unchanged में bgr के साथ एक अल्फा चैनल भी होता है, वो भी लोड होगा. लाइक अल्फा चैनल शोज डिग्री ऑफ ओपेकनेस, बट तुम जब इमेज को शो करोगे तो तुम्हें ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा. सो वी लाइक डिफॉल्ट में हम imread कलर ही यूज करते हैं. मैं तुम्हें एक और फंक्शन बता दी आई एम शो का. तो आई एम शो में क्या होता है, जैसे तुमने जो इमेज रीड कर ली, अब तुम्हें उसको स्क्रीन पे शो करना है, तो उसके लिए हम आई एम शो फंक्शन यूज करते हैं. आई एम शो फंक्शन में भी दो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे होते हैं. द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट कि आपकी जो आउटपुट विंडो है उसका नाम क्या होना चाहिए, तो आप वो स्ट्रिंग में देते हैं. एंड द सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज द इमेज विच यू हैव टू लोड, like the variable in which I have stored my image. So I will be writing that variable either here. And then this is cv2.wait key and cv2.destroy windows. So what is cv2.wait key? cv2.wait key में जो ये अंदर argument 0 है, it tells कि for how many seconds our window will be there on the screen. If I will write 0, then I have to press any key on the keyboard, then only that window will get closed. Otherwise, like if I write 5 seconds or like 10 seconds or 15 seconds, then that my output window will be shown for that much time on the screen. Okay, so like कोड करके देख लेते एक बार. तो मैंने क्या करा, 2.jpg एक मेरे पास इमेज थी, मैंने उसको पहले रीड करा. तो रीड करने से imread फंक्शन के थ्रू आई हैव रीड इट, and it will be converted into and I have stored that. So this image will be converted into matrix, and it will store the pixels जो मैंने तुम्हें बताया था, and it will be stored in img. तो अगर मैं img करूंगी ना, एक मिनट,
सी अगर मैं प्रिंट img करूंगी, so see this matrix has come, ये मैट्रिक्स प्रिंट हो गया एंड वी हैव, सो जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जो इमेज थी वो पूरे मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई है। तो इसमें लाइक हर रोज और कॉलम्स और तीनों चैनल है उन सब की वैल्यूज एक 0 to 255 के बीच में आ गई है। तो अब हम जो भी आगे ऑपरेशंस करेंगे इस मैट्रिक्स पे ही करेंगे, ठीक है। फिर अब इस इमेज को अगर मुझे शो करना है कि मैंने लाइक इमेज को मैंने मैट्रिक्स में कन्वर्ट तो कर दिया, बट मुझे अगर इस इमेज को शो करना है तो मैं imshow फंक्शन का यूज करूंगी। imshow फंक्शन का यूज करूंगी। तो imshow फंक्शन में ये जो आउटपुट इमेज है ना, अभी जब मैं शो करूंगी तो देखना विंडो पे ऊपर लिखा होगा आउटपुट इमेज, तो वो विंडो का नाम होता है। और img क्योंकि मैंने मतलब जो मैंने जो इमेज रीड करी थी imread से वो मैट्रिक्स img में स्टोर हुआ है, so that will come here, okay. And then cv2 dot wait key, this will say that you have the window will wait until I press any key from the keyboard. And cv2 dot destroy all windows, it will specify, it will tell that like जितनी भी windows खुली हुई है it will destroy all the windows, okay. So I run it, तो देखो cv2 dot imshow में जो मैंने आउटपुट इमेज डाला था, the name has come here, output image, okay. And I have specified cv2 dot wait key and the argument is 0. So until I press the any key from the keyboard, this window will not be closed. So if I have pressed any key, then this window will be closed. Like if I specify any time like 50 or something, then this window will close automatically like after 50 seconds, okay. I don't have to press any key. Then आगे बढ़ते हैं। तुमने जब you have many of you have attended that Python and NumPy workshop, so you might know somewhat of NumPy functions. So एक shape property होती है उसमें, and using that you can check the shape dimension and the shape of the matrix. तो जैसे अगर मैं इसमें देखो जैसे मैंने ये जो इमेज थी जो रीड करी थी, अब ये मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई है। So if I want to know the dimensions of that matrix, then I can use img.shape function and I can print it. So देखो इसको 0 कर देते हैं। तो देखो 708, 720 एंड 3 एक टपल इसने रिटर्न कर दिया है जिसमें 708 स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ रोज इन दैट इमेज। तो जो ये इमेज दिख रही है इसमें 708 रोज हो गए। 720 will specify the number of columns, so it will 720 specifies the number of columns in this image, and 3 वही क्योंकि BGR है तो हमने मतलब 3 चैनल से, ठीक है, तो फिर 3 इसने शो करा है। एक और चीज लाइक मैंने तुम्हें वो फ्लैग का नहीं बताया है। फ्लैग में अगर जैसे अगर आपने कुछ नहीं डाला है imread में, अगर फ्लैग वाले आर्गुमेंट में कुछ नहीं डाला है तो वो डिफॉल्ट 1 ले लेगा। बट अगर लाइक यू हैव स्पेसिफाइड 0 स्टैंड्स फॉर ग्रे स्केल, तो जब तुम इमेज शो करोगे सो इट विल शो ग्रे स्केल इमेज लाइक सी हियर। so like see like that image is converted into grayscale। and अब देखो img.shape में भी इसका टपल देखो, क्योंकि ग्रे स्केल में क्या चैनल नहीं होता है, मतलब जो जैसे RGB में 3 चैनल होते हैं ना, तो वैसे ही ग्रे स्केल में एक ही चैनल होता है कह सकते हैं, तो इसलिए वो कुछ प्रिंट नहीं किया, इसमें सिर्फ रोज एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर मैं -1 वो अनचेंज वाला था जिसमें अल्फा चैनल भी था, इसको तुम शो करो तो लाइक तुम्हें मतलब पहले और दूसरे जो कलर्ड वाला पहले वाला था और इस वाले में ज्यादा डिफरेंस दिखेगा नहीं, बट होता है थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं। किसी को कोई डाउट है अभी तक? हेलो, सबको समझ में आ गया अभी तक जो समझाया? लाइक मैं तुम्हारी चैट्स नहीं देख सकती तो अनम्यूट करके बोल देना। जी दीदी।
हाँ ठीक है। आगे देती आगे। फिर उसके बाद cvt.imwrite इमराइट फंक्शन से क्या होता है कि जो भी आपने इमेज रीड करी है ना, उसको अगर आपको अपने फोल्डर अपने कंप्यूटर में सेव करनी है, तो वी यूज इमराइट फंक्शन. So imwrite function also contains two arguments. The first argument says the first argument is the name with which you have to save the image. So मुझे image.png से सेव करनी है, so मैंने ये नाम लिख दिया है. You can specify png, jpg, जो भी फॉर्मेट में you have to save. And then the second argument is the image which you have to save. तो आपने imrate से जो फंक्शन से जो मैट्रिक्स बना, उसको जिस वेरिएबल में कन्वर्ट करा, वो यहाँ डाल. सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज दैट वेरिएबल. तो तुम imwrite फंक्शन यूज करोगे तो दैट इमेज विल गेट सेव्ड इन योर कंप्यूटर. मतलब जहाँ भी तुम्हारी सोर्स फाइल होगी ना, उसी जगह ये सेव कर देगा तुम्हारी इमेज को. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज रिसाइजिंग एंड क्रॉपिंग. तो जैसे अगर आपको रिसाइजिंग और क्रॉपिंग का क्या मतलब है कि अगर आपको इमेज की साइज चेंज करनी हो, तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं. क्रॉपिंग में वही क्रॉप कैसे करना हो इमेज को. तो रिसाइजिंग के लिए एक फंक्शन है रिसाइज, जिसमें आपको एक तो पहला आर्ग्यूमेंट तो देना होता है कि जो आपको इमेज रिसाइज करनी है. जैसे उसमें जैसे अपने वाले कोड में img था, जैसे इसमें देखे तो देखो मैंने इमरेट से ये वाली इमेज को img मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, वो मैट्रिक्स मैंने img में स्टोर कर लिया. ठीक है. अब मुझे इस इमेज को अब इसमें अपने मैंने प्रिंट img.shape से मैंने इसके डायमेंशन जब प्रिंट करे थे तो देखा था तुम लोगों ने कि 708, 720 और 3 आया था, है ना. तो तब नाउ हैव रिसाइज्ड इट. तो जो रिसाइज में जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है कि जो भी आपका जिसमें भी आपने कन्वर्ट करा है मैट्रिक्स वो. एंड द सेकंड आर्ग्यूमेंट कि कितने रोज और कॉलम्स में आपको रिसाइज करना है. तो मैंने लिख दिया 500 इंटू 500 500, एक टपल पास कर दिया. ठीक है. अब मैं दोनों इमेज को शो कर दूंगी तो देखना डिफरेंस देखना. शो. तो देखो ये रिसाइज इमेज है और ये मतलब ये ओरिजिनल इमेज थी, जिसके मतलब इसके मतलब 708 इंटू 720 ऐसा कुछ थे ना वैल्यूज, वो वाली थी. और रिसाइज करने के बाद 500 इंटू 500 वाली ये है. सो रिसाइज फंक्शन इज यूज टू रिसाइज द इमेज. ठीक है. और अगर मैं रिसाइज इमेज का तो मैं शेप प्रिंट करवा कर बताती हूँ. देखना यही आएगा. 500 इंटू 500 ऐसा कुछ आएगा. 500 इंटू 500 आएगा. और इमेज डॉट शेप. तो देखो रिसाइज इमेज वाले में मैंने यहाँ कन्वर्ट करा था इसको 500 इंटू 500 में. तो देखो नंबर ऑफ कॉलम्स 500 है, नंबर ऑफ रोज 500 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 500 है. और वो चैनल तो 3 है क्योंकि बीजीआर इमेज है, तो इसलिए. और ये बात याद रखना कि ओपन सीवी में जब भी आप इसको लोड करोगे इमरीड से, तो ये बीजीआर फॉर्मेट में लोड होती है. ठीक है. फिर आगे चलते हैं. क्रॉपिंग का भी देख लेते हैं. क्रॉपिंग मतलब आपको कोई इमेज को क्रॉप करना है, तो उसका फंक्शन होता है कि जैसे जो भी इमेज है उसमें जो फर्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट है इमेज में आपको रोज और कॉलम्स के स्पेसिफाई कर देना है कि आपको कहाँ से कहाँ तक रो चाहिए और कहाँ से कहाँ तक कॉलम चाहिए. तो मैंने इसमें स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे 200 से 300 तक रो चाहिए, 500 से 600 तक कॉलम चाहिए. ठीक है. तो अगर मैं क्रॉप्ड इमेज शो करती हूँ तो मैं तो देखो ये क्रॉप्ड इमेज ये है, ये वाली क्रॉप्ड इमेज है और ये वाली आउटपुट इमेज है. क्रॉप्ड में मतलब मैंने 200 से 300 स्पेसिफाई किया था रो, तो वो 200 से 300 रो ले लेगा और 500
और मैंने कॉलम स्पेसिफाई किया था 500 to 600, तो वो कुछ इस वाले एरिया का पार्ट ले रहा है, ये वाला इधर का, तो वो वाला। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करके देखती हूँ कुछ और आएगा, देखते हैं। हम्म तो ये वैल्यूज चेंज करके जो भी तुम्हें पार्ट, जितना भी पार्ट तुम्हें क्रॉप करना है वो इससे कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। चेंजिंग कलर स्पेसेस। तो देखो, तुमने अभी, मैंने तुम्हें आरजीबी के बारे में बताया, मैंने तुम्हें ग्रे इमेज के बारे में बताया, ग्रे स्केल इमेज, मैंने तुम्हें आरजीबी इमेज, बीजीआर इमेज के बारे में बताया। एक होता है कलर स्पेस एचएसवी, ठीक है। तो एचएसवी हम यूज क्यों करते हैं? एचएसवी यूज करना क्या ज्यादा इजी होता है आरजीबी के कंपैरिजन में, क्योंकि आरजीबी में क्या होता है, लाइक इन आरजीबी कुछ इंटेंसिटी रेड की होगी, कुछ इंटेंसिटी ग्रीन की होगी, कुछ इंटेंसिटी ब्लू की होगी, बट यू कांट एक्जेक्टली टेल कि कितना रेड कितना ग्रीन, लाइक यू कांट स्पेसिफाई, you can specify, but it will be somewhat difficult to specify the range of red, green and blue as compared to our HSV. So in HSV it is comparatively easy to specify the range of colors. So in it, here H stands for the color we want, like H, like green हो गया, red हो गया, orange हो गया, blue हो गया। तो H की वैल्यू वैसे तो होती है 0 to, लाइक इस इमेज में देखे तो दिस H रिप्रेजेंट्स दिस होल 360 डिग्री। तो H की इमेज 0 थ्रू 360 इसमें दिख रही है, पर जब तुम कोडिंग करोगे, मतलब डालोगे फंक्शन में, तो तुम्हें 0 to 180 के बीच में डालनी होगी। तो जो भी 0 to 360 उसको हाफ करके फिर तुम ह्यू निकाल सकते हो। Then saturation and value, this both specifies the type of, they both are the type of intensity. तो लाइक सैचुरेशन में क्या होता है, जितना ज्यादा सैचुरेशन होगा उतना ज्यादा लाइक प्योर कलर होगा, और मतलब सैचुरेशन जितना कम होगा उसमें उतना ही उस कलर में लाइक व्हाइट शेड ज्यादा मिक्स होगा। जैसे तुम इस पिक्चर में देख सकते हो, जितना तुम इधर की साइड आ रहे हो, राइट साइड, तो पॉइंट, जैसे जैसे तुम इस साइड आ रहे हो, मतलब पीछे तुम देख रहे हो कि मतलब कलर में ज्यादा व्हाइट कलर, व्हाइट शेड मिक्स है, तो वो व्हाइटिश ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो सैचुरेशन ये स्पेसिफाई करता है कि मतलब कितना व्हाइट शेड तुम्हारे उस कलर में मिक्स है। एंड वैल्यू दिखाता है कि कितना ब्राइट या डार्क की है आपका कलर। तो जितना ज्यादा वैल्यू होगा उतना ज्यादा आपका कलर ब्राइट होगा, और जितना कम वैल्यू होगी उतना डार्क कलर होगा। तो सैचुरेशन और वैल्यू की दोनों की रेंज होती है 0 to 255, और ह्यू की रेंज होती है 0 to 180, ठीक है। और आरजीबी, मतलब एचएसवी क्यों हम यूज करते हैं, क्योंकि लाइक एचएसवी में लाइक कलर रेंज लिखना बहुत इजीली होता है एज कम्पेयर टू आरजीबी, ठीक है। इसका भी देख लेते हैं। एक और चीज बता देती हूँ, लाइक इफ यू वांट टू कन्वर्ट वन कलर स्पेस टू अनदर कलर स्पेस, मतलब ऐसे वैसे तो बहुत सारे कलर स्पेसेस होते हैं, बट मेनली हम यूज करते हैं ग्रे, बीजीआर, एचएसवी, ये तीन। तो like if you want to convert one color space to another color space, then you use function cvt color. So here also the first argument is the image which the matrix which you get from the imret function, and the second argument is the flag. अब ये flag क्या होता है, देखो flag तीन, मेनली तीन होते हैं जो अपने काम आएंगे, वैसे तो दो ही काम आएंगे इनमें से भी। एक होता है cv2.color bgr to gray। तो अगर तुम्हें बीजीआर इमेज को ग्रे में कन्वर्ट करना है, तो you specify this flag cv2.color bgr to gray, and if you want to convert it into hsv, like bgr को अगर hsv में कन्वर्ट करना है, then you have to specify cv2.color underscore bgr to csv, ठीक है। इसको करके देख लेते हैं। जैसे मैंने लाइक ये इमेज इमरीट से इमेज लोड कर ली है, और फिर एक क्रॉप्ड वाला हटा देते हैं, आउटपुट इमेज, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको पहले ग्रे में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, और मुझे ये शो करना है। तो देखो, अब मैंने मुझे ये IMG जो
इमेज होगी, ये कौन सी इमेज होगी, ये BGR में होगी। अब मुझे इसको ग्रे में कन्वर्ट करना है, सो व्हाट आई हैव डन, cv2.cvt कलर, cvt कलर फंक्शन में अब मैंने 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करे, एक तो img जो ये इमरिड वाला img हो गया, एंड दूसरा वो फ्लैग कि मुझे किस में कन्वर्ट करना है, तो cv2.color bgr to gray, तो इससे मेरी ग्रे BGR से ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगी इमेज। ये देखो, ये आउटपुट इमेज वो जो ये पहले वाली थी, इमशो में आउटपुट इमेज ये वाली है ना, और अगर मतलब ये वाली देखो इमशो में कन्वर्टेड इमेज, जिसमें मैंने कन्वर्ट इमेज वाला सेकंड आर्गुमेंट पास किया है, तो ये ग्रे आ गई। तो अगर जैसे मुझे कोई सी इमेज को कन्वर्ट करना है ग्रे में या फिर HSV में, तो मैं CVT कलर वाला फंक्शन यूज कर सकती हूँ। now if you want to convert it into HSV, then you can write instead of BGR to gray you can write BGR to HSV, ठीक है। तो ये देखो ये HSV कुछ इस तरीके का दिखेगा, लाइक यू कांट टेल लाइक कि मेरा आउटपुट ही आएगा, बट कुछ रैंडम सा आउटपुट आ जाएगा, तो ये HSV है, ठीक है। बाकी BGR to RGB भी देख लेते हैं। ये RGB वाला है और ये ओरिजिनल वाला है, ठीक है। So if you want to convert one color space to another, then you can use CVT color function. बाकी और कुछ बचा। Now threshold and masking, Yash will explain from here. Yash, एक मिनट मैं बंद कर रही हूँ। Hello, am I audible? हाँ एक मिनट में स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ। हाँ ऑडिबल है। Okay, thank you Ayushi. Now I am sharing the screen. Is my screen visible? Yeah, it's visible. Okay. You have read the basic commands. You have read the basic commands that are used in OpenCV. Now these the commands you have learned till now are very basic, and you should remember this all, and it should be on your fingertips so that you know what to do with your image every time. Okay, from now on the main part, that is the main image processing part, which you will use in your projects and other things will come. So the first is the thresholding. Okay, what is thresholding? Thresholding is a simple segmentation method. Segmentation is an act of dividing something, that is dividing our sections of the image in different types, in different components. Okay, so here we will talk about binary thresholding. Okay, what is binary thresholding? Binary thresholding, as you have seen in previous slides, that binary images are the images which contains only two colors. One is black, another is white. Okay, so binary thresholding is like dividing our image into two parts. One part will be black part, another part will be white part. Now these portions could be spreaded throughout the images, that is white part and black part, but overall we will only look after these two pixels in the image. We will look only two pixels in the image, that is the high one and one is the low one. Okay, now here you could read also here the pixels are partitioned depending on the grayscale value. Okay, now the next slide. Now how to do thresholding? For binary thresholding you have to use the command cv2.threshold, and after that you have to give certain values or certain attributes in the function. So let's see in the VS Code. Is the VS Code is visible? Yeah, bhaiya. Okay, thank you. Now I have created a file named workshop.py. It is stored in my open folder, in which I have all the images that I am going to show you. Okay, so now our first image is this one. You could say a man is standing with his granny. So for still you have learned all these things, such as how to import NumPy, how to import OpenCV. Now loading the image. Now this image named is img.jpg.
img.jpg. So as this image is in my folder in which my Python script is, so that's why I could wrote it easily by just using my reference. So here I am just writing its name, image.jpg. Now after that, I am also reading again it in a grayscale. I have provided the 0 argument in the function I am read. So it will read in it in grayscale, and after that I have resized the image in 640 by 640, and I have also changed its color space and stored that change color space image in the image.hsv variable. Now uh, let me show you how all these images will look like. Okay, so our first variable is image color, image gray, and third is image.hsv. Okay. Wait a minute. Wait a minute. Okay, so now we have run our command file. So here this is our original image. This is a colored image, and now after that here we have a grayscale image that we have loaded using the command cv2.imread cv2.imread jpeg, and this is our hsv image. Now you will see, while we change the color space from bgr to hsv, the colors are not that much proper as in the original image. This is because while we change our image color space to BGR to HSV, the blue value, okay, the blue channel, the values of the pixels in the blue channel will get converted to H or hue value in the HSV plane, okay, in the HSV color space. So hue value for this color, I mean the blue color channel, the that has the value in this on these pixels, their corresponding hue color is this one. So that's why there is a color change between BGR to HSV, but you have not to bother about that because I will show how to use it. Okay, now let's talk about thresholding. Okay, so one of the basic method for thresholding is using binary threshold, that is converting our grayscale image into a binary image. Okay, so for doing so, we have to create a variable thresh is equals to cv2 dot threshold, and here you have to give some attributes. First one is the source attribute. What is source attribute? Source attribute is your image that you want to do thresholding on. Okay, so here let us suppose I want to do thresholding on our image gray. Okay, as it is binary thresholding, so it will be more proper in grayscale image. Okay, now after that we have to provide a threshold value. So what literally threshold do is, it compares every pixel of our grayscale image, that is grayscale image has pixel value from 0 to 225, and compare it with our thresh value. Okay, so if the pixel value at that point is greater than our threshold value, then it will be converted to 225, and if the pixel value is less than our threshold value, then it will be converted to 0. So now I will give here thresh value as let us suppose I will give 150. Now after that we have to give max val is the maximum value of our pixel, so maximum value of our pixel is 225. Now I have to give the threshold type. So for type is, we will write cv2 dot binary thresh binary. Okay, and now let us see what will do to our image. So now here you can see that all the pixels whose value are less than our given threshold value are converted to complete black.
For example, this red color has the pixel value while we converted it into a grayscale. Here it is. We have applied the threshold value on this grayscale. So these values, these pixel values here are here on the shirt of the man or in the shirt of the lady or on the top of the lady. These are having pixels less than our specified pixel value, that is 150. So they are converted to completely black. Now you can see the man face here, the pixels are greater than 150, that is they are more on the whiter side, so they are converted to directly to 225, that is complete white. Okay, now if I tweak the value of thresholding here, so suppose I give it to 50, okay, and run the again, then you could see that these pixels value are greater than 50, so they are converted to 225 directly. Now let us tweak it again, let us give it value 100. So now you could see here we have we have converted this grayscale image, that is shaded image, into a unshaded image. So that is the main use of thresholding, that we have segmented our image where there is only two type of pixels. One is the black one, another is the white one. Okay. Uh, so as it is written in slide, it is used for binary thresholding. Now it is also a thresholding example where you have converted your image and threshold it using this value. Now one thing I want to show you, binary thresholding is a good thing, but we also have one advanced method of thresholding, that is adaptive thresholding. It is not written in slides, so please pay attention carefully. Now here also we have to give the source variable. Now our source is image gray. Now our max value is 225. Now the third argument is adaptive method. So for adaptive method, I will use cv2 dot adaptive thresh mean c. Now this is just a method of adaptive thresholding. Now look at that. What thresholding does? Thresholding just compares the value of the pixels and changes to 0 or 225. But adaptive thresholding compares the area and calculate the mean of that area, and according to that mean it changes the thresholded value. So now if I have given here the adaptive threshold method, and now the threshold type. So for the threshold type, I could use cv2 dot thresh binary that we have used previously in this method. Now after that, we have to give the block size, that is how much block it wants to cover up to take the mean. Now suppose I will give it a value of 11, and for the constant c, it is just a constant value c, which is act as a constant in place where there is a negative value or any value goes to negative minus while we do adaptive thresholding, while we subtract it from its mean. Now again I will show it the thresh variable. So now you can see adapt thresh, this is the window name where we have used our adaptive thresholding. Now you can see we have converted this grayscale colored image into a complete non-colored image which has just lines. So this is the main use of thresholding, where you could only get the data you required from the image. Okay, so now after thresholding we are on to masking. So masking means only we are taking the desired color from our image. For example, if you want to take only blue color from the image, suppose for application, real world application, if you have only green, if you want to detect a blue color ball that is bouncing in front of your robot or of your drone, okay, so for that method you will use masking. Masking means you will mask any other color that are not blue and just show the blue color. Okay, so masking is preferably done in HSV as we have written, because in HSV you just have to change the H value and didn't have to bother about its saturation and V value. Okay, that is also full form of value.
So you have to, for masking any color, you have to just bother about the H value. That's why HSV is a easy color space to work with. Okay. Now for masking, we have to provide a lower value, upper value, and then we will mask the image. Now what is low, and and we use cv2.image function. Now what this function does is it will only take that portions of the image that have the HSV value between these two values, that is there, that has the hue value between 100 to 200. Only those only those pixels of the image will get activated, and other pixel of the image will become 0. Now here also we have 220. Now for this for all the portion, all the pixels, only among all the pixels, only those pixels will be activated here who have the saturation value between 200 to 255, and same for the V value. Okay, so now this is the code for masking. Now we will just write it and see how it is going to work. Okay, so for masking purpose, first of all, I will define, now let's see our image first. Okay, now suppose I want to mask only the color on the shirt of this man. Okay, that is a reddish type of color. So I want to see only that color in my video, and I didn't want to see his face, his grandmother's top, or anything else. Okay, so for that purpose, first of all we have to define our lower range for the shirt. So let us say is L red, because it is reddish in color. Now we have to create an MP array. Now after that we have to give a list where we will give values. Now hue value for red color is approximately about 150 to 200. Okay, so now I will write here as the lower to 150. Now saturation value will be 0, and the value, that is the brightness that I want in the image, should be nearly 100, because as you can see here in the image, this is a bright color image shirt. Okay, now for the upper red, I'm again created an MP array and giving it value to nearly 200, and then 255, and then 255. Okay, now I will mask our image. So I will create a mask variable, and I will use the function cv2 dot in range. Okay, now here we have to give the source image. Now for source image, let us again give the black and white image, that is the grayscale image. So image, okay, now we are going to work on the HSV. So let us give it on our HSV HSV color space image. Now it is HSV comma. Now for the lower value we will give lower red, and for the upper value we will give upper red variable. Okay. Now we have created a mask. Now let us see what this mask variable contains using the IMShow method, in which we have given the mask variable as the input. So now when we run the command, we will see, we are seeing line 1 in module mask. Okay, so now image.hsv is given, lower red and upper red, mask is equals to cv2.inrange. Now okay, now when we run the command, you can see all the other colors in the image, that is we have masked our HSV image, that is here. So all the other color in this has been converted to 0, and only the color that is near to the shirt of the color of the man, here and here, that is the granny skirt or the man's shirt, here only that colors are available.
or everything is becomes 0. Now if we tweak the value of our HSV image a little bit, tweak the value of our masking a little bit, we can make it more good. Okay, so for that saturation value I'm selecting 100, and again you could see these all are becoming 0 and only the man's shirt is visible here. Okay, now there are some dots that could also be removed using with tweaking these two lower red and upper red values, and hence that's how masking is done. Now what is the profit of masking, or what is the use of masking an image? So masking an image is generally used to see only those region of the image that we want to see. Okay, so now suppose you want to make a robot which only detect your shirt and follow you. So you could use this masking algorithm to only give it value of your shirt, so that it only detect your shirt and not other things in the environment. Okay, now since the masking is done, now after masking we will come to video processing. Now videos are extension of images in 4 dimensions. What does that mean? It means that before we proceed forward, do anybody has doubt about anything, about any line of these code, about thresholding, about masking? Hello? हाँ भैया। Is everything clear? Is everything clear? Yes, भैया। या भैया। Okay. So now let us continue with video processing part. हेलो, Okay. जस्ट अ मिनट। अरे फच्चो देखो, मतलब हो सकता है तुम्हारे समझ नहीं आ रहे हो, मतलब सारा एक ही वर्कशॉप में नहीं हो सकता, तो मतलब उसने ट्राई किया है कि सारी चीजें कवर हो जाएं, जस्ट कवर हो जाएं, और इसके बाद तुम्हें करना क्या है कि मतलब स्पेसिफिक टॉपिक को सर्च करना है और उसको डिटेल में पढ़ लेना है, ठीक है? तो उससे अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा तुम्हारा। नहीं तो यहाँ पे जितना कराया उससे नहीं होगा ना काम। मतलब ये तो मतलब जस्ट टच कराने के लिए है तुम्हें, और सारा हो ही नहीं सकता एक वर्कशॉप में, तो समझ रहे हो? इसके बाद भी वैसे हम लोग एक वर्कशॉप Yes, लेंगे भैया। ही इन सब चीज़ों की, और तुम्हें असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे जिसकी वजह से तुम इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, और तुम्हें और भी रिसोर्सेज बता दिए जाएंगे. नाउ दिस वर्कशॉप इज ओनली टू शो यू व्हाट OpenCV कैन डू and how it is done, that is how the basic code is written or something like that. So ये तो हम उम्मीद नहीं करते हैं कि फर्स्ट ही वर्कशॉप में सब कुछ Okay, so now let's continue with the video processing part. Video processing, firstly in video processing, videos are the extension of the images. They have 4 dimensions. Can anybody tell me how this line has been written? What is the reference of this line? Anyone? पहले के 3 डायमेंशंस में लाइक इमेज होगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट डायमेंशन होगा उसमें मल्टीपल इमेजेस एक एरे होगा. Yes, exactly. That's right one. Fourth dimension is the collection of the frames, you could say. Collection of the frames in the image, in the video. Okay. So now frames can be BGR image, grayscale, or binary image. Now we will show you how frames can be these all. So first of all, how video processing work. In video processing is nearly just like image processing. Okay, just 2 steps are more in video processing, in which we will read a video. Okay, now read a video, and after that we apply our processing, or apply our that we wants to convert in the video frame by frame, that is image by image. Each frame is an image. So what we have done in image part, that is masking, thresholding, and other things like that, and also converting our image shape and size, we also can do on video, because we will do it in frame by frame. Okay, not the whole video simultaneously. We will do it
on one frame of the video and we will display that frame. After that, we will again change our frame. Now do the processing on that frame and again we will change our frame. Okay, so for capturing the video, we will use the cv2.video capture command. Now this is a code written where it is shown here that how to capture a video, that is cv2.video capture. And after that, for retrieving each frame from the video, we will use a while loop. Okay, in while loop we will read the video frame by frame. Okay, so video.read, what video.read command gives you, video.read function give you, is the ret and the image variable. Ret variable contains true or false value, whether the image has been captured, whether the video has been read or not. And image, and the image variable will contains that frame of the video which was loaded in that run of the while loop. Okay, so after that you can show your video. Now in video processing, you have to change your wait key command a little bit. Here you have to use it in a while loop. Okay, in a if statement, because frame by frame you are changing the windows. Okay, you are changing the content of the IM show window, that is with your frame that is stored in the each frame that is stored in image variable. So as you are changing frame by frame, so you couldn't use cv2.waitkey0 command here, because cv2.waitkey0 that we have used earlier while processing image is used given us the delay that we want in the delay up to which we want to show this vid window, or we want to show the image using the IMShow Yes, command. yes. Okay, हाँ भैया, हेलो. हाँ, मतलब कितना बचा है अभी? मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि ज्यादा हो रहा है, मतलब बस खत्म हो ही सकता भैया, मतलब वीडियो कैप्चर बचा है, फिर बाकी का अगले सेशन में कर लेंगे. ओके, आई मीन इसके आगे क्या है? बस यही, इसको वीडियो कैप्चर करके दिखाना है एक बार. अच्छा, वीडियो कैप्चर मतलब 5 मिनट लगेंगे, देख लो. Actually I have already written the video capture command, so it's not a problem. Now here we have called the function video capture, cv2.video capture, and create a variable. Create a variable that will contain the video that we have captured, the video.mp4. Now after that we have used our while loop. We have stored each frame of our video, and after that I have converted the frame size, resized each frame. That's how we do in a image, since frame also contains a single image. So that's how we have resized it. After that I have converted its color space to BGR to grayscale, and now I have applied adaptive threshold that I have shown you earlier on this video. And then I have shown three windows or three frames. One is the original frame, other is the converted frame that is converted to BGR to gray, and the last one is the thresholded frame. Okay, now I have written the conditional statement cv2.waitkey1 and OXFF. OXFF is you could say the mask for 64-bit processor or 64-bit window. Okay, so after that I have given the condition here when odd q value. So what odd q does is it returns the value of the command when q key from your keyboard is pressed. Okay, so when you press the q key from your keyboard, cv2.waitkey1 read that command and it check if it is equals to odd q, and if it is equal, then it will break the loop, and then it will release our cap, that is the video capture, and also destroy all the videos. Now when I run this command, you can see what will happen. Okay, cv2 dot break command. Now here you can see our video. This is our original video, that is the colored 2D animation. Now this is our grayscale video that we have converted using
that we have converted this color space, and now this is our thresholded video. That is the video without any color. So from here, that is converting this video, that is colored video, from this line video or colorless video. This all we can do using OpenCV. Now, thank you everyone for today's workshop. I am just closing my share screen. If you have any doubts, you can ask now. Okay. Bhaiya, can you please share the slides slides of the presentation after this meeting? Yeah, we will share all Yes, the yes. slides. These all things will be shared to you. We will share the resources also from where you can learn all this and from where you can learn. Okay, thank you. Anyone has any doubt?